ये जीवन है इस जीवन का, ये जीवन है इस जीवन का, यही है यही है यही है छाप। तो स्पॉट ब्रिगेड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है महाराष्ट्र पुलिस के एक ऐसे अधिकारी जिनको देखकर नागरिकों के चेहरे पर एक अलग मुस्कान और एक अलग इज्जत झलकती है। कई महत्वपूर्ण पोजीशन निभाने के बाद इसके अलावा भी सर एक दिल से सिंगर भी है। वेलकम करते हैं DYSP गजानन शेट्टी सर वेलकम है। की वर्दी और गायक की पहचान, ये दोनों रोल एक साथ निभाना कितना चुनौतीपूर्ण और मजेदार? चुनौतीपूर्ण तो नहीं बोलूंगा मैं, मजेदार ही बोलूंगा, क्योंकि पुलिस की वर्दी ये तो प्रोफेशन हुआ और गायकी जो है ये मेरी हॉबी है, पैशन है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि पुलिस की वर्दी और गायकी ये दोनों एक मेरे को पूरक रहे। मेरे को जैसा पुलिस की ड्यूटी करते वक्त जो भी टेंशन आता है या टेंशन जो कठिन काम करना पड़ता है तो उसको रिलीज करने के लिए ये गायकी ये मुझे बहुत ही उपयोगी साबित हुई। लोगों वर्दीला गायक भी कहते हैं, ये टाइटल पहली बार कब और कैसे? गाने का शौक हॉबी तो बचपन से थी। मेरी स्कूली पढ़ाई बुल्ढाने में हुई। मैं बेसिकली बुल्ढाने का हूँ, पैदाइश मेरे बुल्ढाने की है। तो बाद में जब मैं अकोला PDKV में मेरे स्नातक डिग्री के लिए आया एग्रीकल्चर कॉलेज में, तो उस टाइम ये कराओके वगैरह तो नहीं था, लेकिन लाइव ऑर्केस्ट्रा हम कल्चरल इवेंट्स करके लेते थे। तो वो ऑर्केस्ट्रा में यानी ये पैशन जो बोलते हैं वो पहले से होने की वजह से तो खुद को रोक नहीं सकता था, तो चला जाता था लाइव गाने के लिए। कॉलेज में तो ये पहचान हुई, लेकिन जब पुलिस में आया और पुलिस वर्दी का लिमिटेशन जो आया तो पहली बार यानी पुलिस का ऑर्केस्ट्रा जो वेलफेयर प्रोग्राम में पुलिस के ऑर्केस्ट्रा आते थे उसमें तो मैं गाता था लाइव पे। लेकिन जब कराओके सिस्टम इंट्रोड्यूस हुई तो मुझे याद है मैं PI आकोट का थानेदार आकोट शहर कोट में था। तो जस्ट कराओके सिस्टम इंट्रोड्यूस हुई थी और एक मेरे दोस्त ने एक पोर्टेबल कराओके माइक में मुझे प्रेजेंट दिया था। मैं जस्ट पुलिस स्टेशन जाने की तैयारी में था, यूनिफॉर्म मेरा पहना हुआ था। तो उसमें वो आया और सर बोले मेरे को पता है कि आपको इसका बहुत पैशन है, बहुत शौक है। तो ये एक नया माइक इंट्रोड्यूस हुआ है और एक छोटा सा पोर्टेबल माइक था। और फिर उसने जीत किया तो सर एक गाना होना चाहिए। अब मैं यूनिफॉर्म पे तो जनरली गाता नहीं, क्योंकि मैं ये प्रोफेशन और गायकी यानी हॉबी ये अलग रखने की कोशिश में रहती है। तो उसके बहुत ही उसने रिक्वेस्ट किया तो मैंने एक गाना गा लिया चलते चलते। उसने वो शूट कर लिया था, उसके साथ एक आदमी था यानी उसका दोस्त था, उसने शूट कर लिया और वो आउट में इतना वायरल हुआ तो फिर वो मीडिया में गया। तो फिर तब से फिर वो एक पुलिस वाला गायक करके ये मुझे उपाधि मिली या थोड़ा सा इंट्रोड्यूस मिल गया। PCB में रहते हुए बड़ी कार्रवाइयां कर चुके हैं, कोई ऐसी रेड जो आपको आज भी रोमांचित कर देती है, कोई कहानी सुनाई है? मैं वाशिम एंटी करप्शन इंचार्ज करके करीब 3.5 साल रहा और बहुत सी कार्रवाइयां ये 3.5 साल के पीरियड में मैंने किया। ऐसा मैं डिफरेंशिएट तो नहीं कर सकता, क्योंकि हर जो कार्रवाई है एंटी करप्शन में जितनी भी रेड्स मैंने मारी, छोटे छोटे अधिकारी से लेके तो डिप्टी कलेक्टर दर्जे तक के अधिकारी पे रेड मैंने मारी, तो हर कार्रवाई ये रोमांचित ही करती थी। लेकिन मुझे याद है कि एक बुल्ढाने में जाके हमने डिप्टी कलेक्टर दर्जे के ऑफिसर पे रेड किया था। तो इतने बड़े अधिकारी पे रेड करने का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही यानी थोड़ा अलग था और मुझे रोमांचित करके गया। रेड के दौरान सबसे ज्यादा खतरनाक या फिल्मी सीन जैसा पल कौन सा? मुझे एक रेड याद है, उसद और वाशिम की सीमा में यानी वाशिम जिला और यवतमाल जिले के बाउंड्री पे वो रेड हुआ था हमारा। बहुत कोशिश की हमने कि वो उसके ऑफिस में पैसे
लेंगा या ऑफिस में रेड हुए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ। सिचुएशन देख के और जो भी जियोग्राफिकली जो भी इजाजत हमको देता है वो हिसाब से हमको रेड करना पड़ता है। तो बाउंड्री पे यानी उस शहर के लोग के और वाशिंग के बाउंड्री पे उसने उसको बुलाया सामने वाले को पैसे देने के लिए। अब वो उसने पैसे लिया रास्ते पे और पूरा खुला मैदान था, आजू बाजू में पूरा खेती थी, तो उसको उस टाइम पकड़ना ये थोड़ा फिल्मी स्टाइल है। हमने उसको पकड़ा, कुछ लोग हमने बाजू के रास्ते के खेत में छुपा के रखे, कुछ एक साइड में रखे, कुछ गड्ढे में, गड्ढा था एक गड्ढे में मैं खुद छुपा, और जैसा उसका इशारा मिला तो हमने घेर के उसको पकड़ा। तो थोड़ा सा मेरे को ऐसा फिल्मी स्टाइल लगा, कोई ग्रेड याद है। क्या कभी ऐसा हुआ कि जिस अवसर पे आप रेड करनी थी पहले से ही आपको वो जानता हो और सामने आते ही उसका चेहरा उतर गया? पुलिस लोगों को भी पकड़ा यानी रेड करना पड़ा हमको। तो कुछ पुलिस ऑफिसर और कुछ पुलिस कांस्टेबल भी थे उसमें, और मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, तो डेपुटेशन रहता है हमारा। पुलिस ऑफिसर हूँ और पुलिस ऑफिसर रहने के बाद में पुलिस को पकड़ना ये हमारे लिए भी थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस रहता था। वैसे है 4-5 किस्से या रेड्स जिसमें पहचान वाले को हमको पकड़ना पड़ा, लेकिन करना पड़ता है, करते हुए है तो करना पड़ता है। करप्शन से लड़ना आसान नहीं होता है, इस मिशन से कैसे आपकी लाइफ पर इफेक्ट आया? ये सही बात है कि करप्शन तो अभी इंडिया में जो मौजूदा हालत है, लेकिन जीवन ये मेरा यानी ड्यूटी का एक भाग था। एंटी करप्शन का इंचार्ज करके मुझे वो तो फर्ज तो निभाना था। तो हम भी यानी सामने वाला भी उसको भी पता था कि अब जैसा पुलिस को और पुलिस ऑफिसर को हमको पकड़ना पड़ा। हमको वापस जब डेपुटेशन खत्म होने के बाद में वही फील्ड में उसमें ही हमको जाना है। लेकिन सामने वाले को भी पता है कि एसीबी डिवाइस भी है, इसको इसका काम करना है, और हम भी जितना पॉसिबल हो उतना पारदर्शक लेवल पे जाके ये काम करते थे। ऐसा कोई जीवन पे, पर्सनल जीवन पे इसका कोई ज्यादा असर नहीं हुआ, लेकिन कभी कभी एक आधे को पकड़ने के बाद में उसका रिएक्शन देख के कभी कभी थोड़ा सा डिस्टर्ब हम होते थे, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ पर्सनल लाइफ में। वो सबसे कठिन पोस्टिंग लगती है, आपका क्या अनुभव रहा? मेरा अनुभव तो ऐसा रहा, ट्रैफिक में तो बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन में मैंने काम किया। मैं 2020 को ट्रैफिक में आया। उस टाइम आपको याद होगा कि आपको लेके ये फ्लाईओवर्स का पूरे रोड का बनाना चालू था और फ्लाईओवर भी चालू थे, और छोटा ट्रैफिक के लिए छोटा सा रोड बचा था। तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी थी ये ट्रैफिक सुरक्षित रखने की। तो उस टाइम मेरे कर्मचारियों को और मुझे भी बहुत जिम्मेदारी उठाना पड़ा। और उसके बाद में कोरोना चालू हुआ, तो कोरोना का बेसिकली रोड पे कोई ना आए, यानी पूरे कर्फ्यू वगैरह अकोला शहर में दिल्ली नहीं था, तो वो कर्फ्यू इम्प्लीमेंट करने की बड़ी जिम्मेदारी ट्रैफिक विभाग से थी। कोई कोरोना पॉजिटिव आया तो उसको बैरिकेडिंग करने का, ये सब जिम्मेदारी हम पे थी। तो दिन भर बहुत कड़ी धूप में हम रहते थे। के टाइम मुझे याद है कि बहुत सारे अच्छे मुहिमा भी हमने शुरू किया, जिसमें नो मास्क नो सवारी, या एक कॉल करो, यानी बुजुर्ग लोगों के लिए हमने कोरोना में बुजुर्ग लोगों की तरफ लोगों का ख्याल नहीं रहता था, यानी डरते थे लोग आने के लिए। अगर एक आधा बुजुर्ग अगर बीमार हुआ तो उसको मेडिकल एड जल्दी मिलता नहीं था, तो एक कॉल करो और मदद लो, ये मुहिम भी मैंने शुरू किया। तो ये जो नो मास्क नो सवारी की जो मुहिम है, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर उस टाइम के और सीएम साहब, ये दोनों ने भी बहुत अप्रिशिएट किया, और उसको अकोला पैटर्न करके बाकी महाराष्ट्र में भी उसको इम्प्लीमेंट किया। और बहुत सारी ऐसी अच्छी बातें ट्रैफिक में हुई कि बहुत काम का सेटिस्फेक्शन जो बोलता है, वर्किंग सेटिस्फेक्शन, वो भी हमको वहां पे मिला। बहुत अच्छे माहौल में, लेकिन चैलेंजिंग माहौल में ट्रैफिक की जिम्मेदारी नहीं। अगर ट्रैफिक नियम समझाने के लिए आपको एक गाना गाना पड़े, वो गाना कौन सा होगा? गाना तो ड्यूटी के टाइम भूल जाते हम, लेकिन वैसे देखा जाएगा तो ये भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, ऊपर भी नहीं नीचे भी, दाएं भी नहीं बाएं भी, ये गाना सूट होता है ड्यूटी करते हैं। आकोड़ जैसे संवेदनशील एरिया में आपके पुलिस इंस्पेक्टर रहते हुए ऐसा कोई वाकया जो किसी फिल्म सीन जैसा रहा? आपको तो पता है कि आकोट ये बहुत सेंसिटिव सिटी है, और
करीब करीब मैं 1.5 पौने 2 साल आकोट में था एज ए पोल्यूशन इंचार्ज। तो ऐसे तो बहुत सारे वाकया है, लेकिन एक वाकया मुझे याद है कि हाईकोर्ट के आदेश से आकोट के अंदर के करीब करीब 42 मंदिर, 5 दरगाह, बड़े बड़े दरगाह, ये निकालने का आदेश हुआ था। और आकोट जैसे शहर में ये दरगाह और मंदिर निकालना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और चैलेंजिंग भी था। खास करके वहां पे एक शिवाजी चौक है, वहां का एक दरगाह निकालने की बड़ा दरगाह है, बहुत सालों से, करीब करीब 101 साल से वो दरगाह वहां पे था। तो उसको प्यार से निकालना, लोगों का सहभाग लेके निकालना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे पे थी। तो बहुत कुछ मशक्कत करना पड़ा, लेकिन कोई भी बंदोबस्त ना लेते हुए, यानी बंदोबस्त स्टैंड बाय रखते हुए लोगों के सहयोग से वो दरगाह हमने निकाला। यानी रात में दरगाह निकाल के सवेरे जब लोग आए तो उनको वहां पे एक्चुअली टार रोड दिखा, तो दरगाह गायब, रातों के रात दरगाह गायब हो गया था और उसमें पूरा सहभाग लोगों का था। तो बहुत यानी याद में रहेंगे, हाँ ऐसा ये वाकया है। पहली बार वर्दी में जब लोगों ने आपका गाना सुना तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया? हाँ, मैंने जो पहले वाकया आपको सुना है आकोट सिटी का, तो यूनिफॉर्म में जब वो गाना वायरल हुआ तो यानी लोगों की कल्पना के परे था कि एक पुलिस ऑफिसर भी यानी गाना ठीक ठाक लगा लोगों को गाना हो, तो ये गाना कोई पुलिस ऑफिसर गा सकता, ये लोगों को थोड़ा सा उनकी कल्पना के परे था। तो मुझे मीडिया में भी कवरेज मिला और लोगों के भी बहुत सारे पर्सनल फोन आए और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। और जनरली क्या होता है कि लोगों की प्रतिक्रिया क्या रहती है ये हम सोच नहीं सकते कि भाई पुलिस ऑफिसर ने गाना चाहिए या नहीं गाना चाहिए। लोगों की पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने के ये रहता था और निगेटिव भी लोग सोच सकते थे कि पुलिस ऑफिसर क्या गाना है। तो वो गाने के बाद में बहुत अच्छे यानी 99% पॉजिटिव एप्रिसिएशन मुझे मिला और मैं बोला चलो एक पुलिस ऑफिसर को गाना गाने वाला पुलिस ऑफिसर भी लोग पसंद करते हैं, तो अच्छा लगा। चाहेंगे कि आप आपके फेवरेट सॉन्ग गाने की 4 लाइन हमारे व्यूअर्स कोई जो आपका है जैसे आप उसी स्टाइल में। वैसे तो वो पर्टिकुलर माइक होना, वो कराओके सिस्टम होना, कराओके ट्रैक होना, ऐसे गाने रहते। आपको पता होगा क्योंकि आपने भी बहुत सारे गाने मेरे सुने हैं कि मेरा जो आइडल है गाने का वो किशोर कुमार, यानी किशोर कुमार जी को मैं बहुत पसंद करता हूँ, उनको फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। बाकी भी गायक पसंद है मुझे, लेकिन किशोर दा ज्यादा पसंद है। तो मैं ऐसा डिफ्रेंशिएट तो नहीं कर सकता कि कौन सा अच्छा है कौन सा ये है, क्योंकि किशोर दा ने जितने गाने गाए 99% गाने मेरे दिल को छुए हैं और सब गाने मुझे पसंद। और इतने हजारों गाने से कौन सा गाना गाओ ये भी एक प्रॉब्लम है। एक वो सुलग जाए सुना है आपका? अच्छा, आपने तो बहुत सारे गाने सुने होंगे, लेकिन एक गाने की लिरिक्स मुझे बहुत पसंद है, तो वो मैं 2 लाइन गाने की कोशिश करता हूँ। जैसा मेरे ख्याल से 80s का गाना है, 75-80s का गाना है और जीवन पे यानी आदमी का जीवन कैसा रहता है उस पे ये गाना है। जैसा वो गाना ऐसा है, ये जीवन है इस जीवन का, ये जीवन है इस जीवन का, यही है यही है यही है चावदू, थोड़े गम है थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम है थोड़ी खुशियाँ, यही है यही है यही है चावदू, ये जीवन है। ऐसा लग रहा था कि किशोर कुमार पुलिस ऑफिसर होने के बाद समाज सेवा में भी आप हैं, ये प्रेरणा कैसे मिलती है? पुलिस लोगों का परसेप्शन ऐसा है कि पुलिस ऑफिसर ये स्ट्रिक्ट, और जो मीडिया ने या फिल्मों ने जो प्रतिमा बनाई है पुलिस ऑफिसर की सिंघम टाइप, बस फाइटिंग खाना मारपीट करना ये, लेकिन वैसा नहीं है। यानी समाज के अंदर 95% अच्छे लोग रहते हैं, जो क्रिमिनल जिसको बोलते हैं या समाज विघातक लोग हैं उसकी संख्या बहुत कम।
तो ये जो सिंघम टाइप बिहेवियर है वो ऐसे लोगों के बारे में अच्छा रहता है, लेकिन जो 95% अच्छे लोग हैं, तो अच्छे लोगों के लिए पुलिस भी अच्छी होनी चाहिए। ये कोई ब्रिटिश कालीन पुलिस नहीं है, ये आजाद मुल्क की यानी पुलिस है। तो हम लोगों में से आए हुए लोग हैं। तो मुझे याद है कि पुलिस खाते में आने के बाद में, अब मैं किसका नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, तो 2005 में मैं एक जगह पे पोस्टेड था, अकोला जिले में ही। तो वो पुलिस स्टेशन ऐसा था कि यानी बहुत स्टाफ की कमी थी, और राइट की जो संख्या है, कम्युनल राइट की संख्या बहुत ज्यादा थी। हर साल का रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो 10 से 15 राइट हर साल रजिस्टर्ड होते थे, और पुलिस की संख्या बहुत थी और यानी कम थी। और उसका जो जियोग्राफी थी, यानी कुछ कुछ विलेज तो बहुत दूर दूर थे, जहाँ पे पुलिस पहुंच भी नहीं सकती थी जल्दी। तो मैंने सोचा कि खाली पुलिस पे डिपेंड रही कि ये सिचुएशन अपन हैंडल नहीं कर सकते। तो उस टाइम पहली बार मैंने पुलिस मित्र संगठन नाम का एक दल इंट्रोड्यूस किया। तो ये कंसेप्ट ऐसा था कि गांव गांव के जो अच्छे लड़के रहते थे, मैं पहले वो वेरीफाई करता था, और गांव गांव के अच्छे लड़कों को मैंने जमा किया, और वो गांव में पुलिस मित्र संगठन स्थापन किया। उनको मैंने आई कार्ड दिए, और उनको मैंने इशूड किया कि आपने अगर अच्छा काम किया, काम मैंने समझा उनको कि आपको क्या काम करना है, और काम अगर आपने अच्छा किया तो मैं पुलिस भर्ती के लिए आपको मार्गदर्शन करूंगा, ट्रेनिंग लूंगा। बाकी की बातें भी जो भी आपके इसमें प्रॉब्लम आए तो कायदे के दायरे में रह के मैं आपको मदद करूंगा। और लड़कों को भी, यंग लड़के पूरे जमा किए ना, और लड़कों को भी अच्छा लगता था कि थानेदार अपना दोस्त है या अपना वेल विशर है। तो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने काम किया। तो मुझे फायदा ये हुआ कि कोई पहले क्या होता था, ये सब बातें मैंने बताई, जियोग्राफी की वजह से और मैन पावर की वजह से पुलिस जल्दी पहुंच नहीं सकती थी। तो छोटी सी भी बात गांव में होती थी तो उसको यानी पुलिस का हस्तक्षेप जल्दी ना होने की वजह से वो बड़ा बड़ा यानी वो बात बड़ी होती थी, और फिर उसका यानी रूपांतर जो है वो राइट में होता था या बड़े गुने में होता था। मेरे को क्या हुआ कि जब गांव का वो लड़का, जो भी माध्यम उस टाइम जस्ट मोबाइल भी चालू हुए थे, या फिर वो जब भी आता था पुलिस स्टेशन में मुझे मिलने आता था, बताता सर गांव में ऐसा ऐसा हुआ है, ये बातें अगर अपन ने जल्दी हैंडल नहीं किया तो इसका रूपांतर जो है बड़े हादसे में या एक राइट में हो सकता है या बड़े क्राइम में हो सकता है। तो मैं जल्दी से वहां पे जाके वो हैंडल कर लेता था। तो मुझे इसका इतना अच्छा इम्पैक्ट मिला कि मेरे टाइम में, मैं करीब 2.5 साल थानेदार था, तो जो पुलिस स्टेशन में साल के 10 से 15 रॉयड रजिस्टर होते थे, मेरे 2.5 साल में एक भी रॉयड रजिस्टर नहीं हुआ। और ये बात उस टाइम की आईजी साहब को पता चलने के बाद में उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, मुझे बुलाया, मेरा सत्कार भी किया। उस टाइम का कैश रिवॉर्ड और प्रशस्ति पत्र जो रहता था हमारा पुलिस का जो रिवाज है वो भी मुझे दिया और बहुत अप्रिशिएट किया। तो वो उससे मेरे को प्रेरणा मिली कि कम्युनिटी पुलिसिंग करके भी अपन पुलिस स्टेशन और लोगों को संभाल सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर संभाल सकते हैं। तो उसके बाद में मैंने बहुत बड़े बड़े पुलिस स्टेशन किया। तो मैंने ये 80-20 ये रूल अप्लाई किया, 80% कम्युनिटी पुलिसिंग, 20% आर्ट पुलिसिंग, और बहुत सक्सेसफुल रहा। जो युवा पुलिस डिपार्टमेंट में आना चाहते हैं उन्हें क्या संदेश देंगे? देखो, पुलिस डिपार्टमेंट एक खाली नौकरी समझ के आप अगर आते होंगे तो ये बहुत टफ एंड हार्ड डिपार्टमेंट है, यानी हर किसको सूट नहीं होने वाला डिपार्टमेंट है। आप पुलिस डिपार्टमेंट में आने के पहले मैं यानी जो यूथ है उनको ये सलाह दूंगा कि आप ये थोड़ा आपके माइंड सेट करके ये डिपार्टमेंट में आपने आना चाहिए। इसमें आपको थोड़ा सा सेवा भाव की भावना लेके आपने आना चाहिए। खाली नौकरी समझ के आप आएंगे, भाई पगार मिलता है या जो भी कुछ फैसिलिटीज मिलती है वो लेना है, इसलिए पुलिस डिपार्टमेंट में आना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा वो गलत हो जाएगा, आगे चल के उसको प्रॉब्लम हो सकता है। तो थोड़ा सेवा भाव लेके कि भाई ये पुलिस खाता या पुलिस डिपार्टमेंट कैसा है, हार्ड एंड टफ काम अपने को करना पड़ेगा, ये सोच के थोड़ा यूथ अगर आए तो उसके फ्यूचर करियर के लिए पुलिस डिपार्टमेंट के करियर के लिए अच्छा रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। जनता और पुलिस के बीच दूरी क्यों है और इसे कैसे कम किया जा सकता है? बताया ना आपको कि बेसिकली पुलिस डिपार्टमेंट की जो स्थापना है वो अंग्रेजों के टाइम में ब्रिटिशों ने पुलिस की स्थापना किया। और ब्रिटिशों ने क्यों किया पुलिस की स्थापना, कि जो भी यानी अलग अलग मूवमेंट रहती थी वो दबाने के लिए या लोगों
लोगों के दिल में डर कायम रहने के लिए, वो शासक का डर कायम रहने के लिए पुलिस की स्थापना हुई और उनको वैसी वर्दी दिया गया। अब लोगों के दिल में वर्दी का जो डर बैठा रहा उस टाइम से, वो बहुत जल्दी निकला नहीं बात। अपना मुल्क आजाद हुआ, लेकिन आजाद होने के बाद में भी पुलिस की वर्दी पहन के भी पुलिस के अंदर का आदमी जिंदा रखना, ये बहुत बड़ी कसरत रहती थी। यानी दिन रात वो वही क्रिमिनल्स, वही बातें, वही लॉ एंड ऑर्डर, वही कर करके पुलिस के दिल का आदमी या पुलिस के अंदर का आदमी जिंदा रखना, ये बहुत बड़ी सर्कस पुलिस वालों को हमेशा पहले भी करना पड़ती है और अभी भी करना पड़ेगा और भविष्य में भी करना पड़ेगी। ये हर एक को जमीन ऐसा भी नहीं है, हर एक को पॉसिबल होगा। तो ये यानी बिहेवियर जो पुलिस का है, जो हार्ड एंड टफ बिहेवियर जो है, उसकी वजह से आम जनता और पुलिस के बीच में की जो दूरी है वो कायम रहती थी। तो इसलिए कम्युनिटी पुलिसिंग की जो मैंने बताया, तो भाई पुलिस ही मित्र लगना चाहिए, फ्रेंड लगना चाहिए। इसलिए आपका जो बिहेवियर है वो फ्रेंडशिप जैसा रहना चाहिए। कोई पुलिस स्टेशन में अगर आता है तो उससे आपका जो बिहेवियर है उसको दिल में ऐसी तसल्ली होना चाहिए कि मैं मेरे दोस्त की तरफ आया हूँ, मेरे साथ जो वाकया हुआ या मेरा जो दुख है वो दुख मैं इसको मेरे दिल से बताने के बाद में ये कुछ ना कुछ मेरे को तसल्ली देगा, मेरा दुख हल्का करने की कोशिश करेगा। ये विश्वास अगर उसके दिल में पैदा हुआ तो ये दूरी दूर हो सकती है। और उसके लिए आपका यानी पोटेंशियल यानी जानबूझपूर्वक आपका प्रयत्न जो है वो जरूरी है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी अपराधी ने जेल जाने से पहले डिमांड की हो के साथ एक गाना सुना था आपके जेल से? अरे नहीं हमके को अगर गाना सुनाते बैठा तो मैं बोला ना, ये गाना ये मेरी हॉबी है और हॉबी और पुलिस ड्यूटी ये मैं एक साथ नहीं करता हूँ, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। उसको मैं अलग ही गाना सुना देता था, अगर उसने डिमांड करता था कि सर गाना सुना तो थोड़ा बाजू में लेके उसको अलग ही गाना सुना ले देता था, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। अगर आपकी लाइफ पर फिल्म बने तो उसका क्या नाम होगा और आपका रोल कौन प्ले करेगा? मैं तो बहुत कॉमन इंसान हूँ, बहुत आम इंसान हूँ। मेरे लाइफ इतना भी कोई ये नहीं है कि मैं फिल्म बने। मैं तो पुलिस डिपार्टमेंट का इतना बड़ा विशालकाय पुलिस डिपार्टमेंट, उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा हूँ। तो फिल्म बनाने लायक कोई बड़ा मेरा ये नहीं है, लेकिन अभी आपने देखा है सिंघम बनी, बहुत सारी फिल्में बनी जो लोगों का अच्छा लगता, जैसा लोगों के दिल में पुलिस है या पुलिस ऑफिसर है वैसा दिखाने का कोशिश पहली बार हुआ। नहीं तो जनरली निगेटिव प्रतिमा ही पुलिस की फिल्म में, क्योंकि फिल्म बनती है लोगों के यानी लोगों को जो अच्छा लगे उस पर फिल्म बनती है। और लोगों के आपने जैसा बोला ना कि आम जनता और पुलिस के बीच में दूरी है, तो ये फैक्ट है। और लोगों को पुलिस इतना भाती नहीं थी पहले, अभी भी कुछ पुलिस की वजह से ऐसा होता है, लेकिन जनरली अभी जो नए जनरेशन पुलिस में आ रही है तो ये सोच के आ रही है कि मैं भी कुछ अच्छा काम करूं, लोगों का फ्रेंड बनूं। अभी धीरे धीरे ये प्रतिमा दूर हो रही है, लेकिन नायक बनने की जो ये है पुलिस का नायक बनने की जो प्रतिमा है वो अभी बढ़ रही है। पहले थोड़ी खलनायक जैसी प्रतिमा रहती थी, कोई पूरे फिल्मों में दिखाया जाता था, लेकिन ये सिंघम और अच्छे पुलिस ऑफिसर जो फिल्मों में दिखाए गए उसके बाद में ये अच्छा नायक की प्रतिमा भी ये हुई। लेकिन मैं तो बहुत आम इंसान हूँ, बहुत छोटा ऑफिसर हूँ, फिल्म की बात तो बहुत दूर की बात। रैपिड फायर क्वेश्चन, आपका पसंदीदा गायक? मैंने बताया किशोर दा। सबसे कठिन पोस्टिंग तो यानी कठिन ही पोस्टिंग हुई, लेकिन मैं आकोट शहर पुसद ये मुझे थोड़ी कठिन पोस्टिंग लगी। रेड या फिर गाना, दोनों में किस पे ज्यादा थ्रिल? दोनों में थ्रिल है, लेकिन गाना तो हॉबी है, उसमें तो आनंद आता है, लेकिन रेड तो बहुत थ्रिल का गाना, तो रेड ज्यादा थ्रिलिंग है। अकोला जाट कमान बंद समिति दल के प्रमुख इस पद की क्या जिम्मेदारी है? यानी अपने जो सिस्टम है, अपने गवर्नमेंट की जो सिस्टम बनी है उसमें वैलिडिटी यानी कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट ये बहुत अहम बात है। यानी जॉब बोलो या आज की इसमें एडमिशन में, बच्चों को एडमिशन में, यानी हर फील्ड में जहाँ करियर जहाँ है वो करियर में ये पहली पायरी है। बहुत जगह पे आपको कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट यानी बहुत जरूरी है। और कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट मिलने के लिए जो डॉक्यूमेंट स्पीड अप करना पड़ता है या डॉक्यूमेंट देना पड़ता है
तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने की जवाबदारी हम पे है। दक्षता पथक जो है वहां का, मेरा जो स्टाफ है, पीआई और बाकी जो स्टाफ है, उसके तरफ ये जिम्मेदारी रहती है कि वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करे। मैं ये समझता हूँ कि बहुत अहम रोल हमारा है। आपके हिसाब से युवाओं को इस विषय में क्या जागरूकता होनी चाहिए ताकि वो फ्रॉड से बचे? हाँ, मैंने बताया कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करते वक्त अगर कोई डॉक्यूमेंट फ्रॉड आपको लगा तो उसमें ऑफेंस भी रजिस्टर्ड हम कर सकते हैं। तो मैं बोला है कि ये खास वैलिडिटी काहे के लिए लगती है, करियर करियर के लिए, यानी ये पहली पायरी है करियर की, और पहली पायरी पे अगर उस पे ऑफेंस रजिस्टर्ड हुआ तो पूरा करियर ही उसका बर्बाद हो जाता है। तो मैं ये माध्यम से पूरे समाज को, यानी खाली यूथ को नहीं, पूरे समाज को ये कि भाई जो भी डॉक्यूमेंट आप देंगे तो वो लीगल और सही डॉक्यूमेंट आप फिडअप करें या ये करें, तो आगे का जो अनवांटेड प्रक्रिया है उससे बच सकते हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आपने काम किया है, ऐसे समय का कोई अनुभव है जो आपको आज भी याद? टाइम में, यानी मेरा नासिक पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग के बाद में भी पहली पोस्टिंग हमारी नक्सल में हुई, नक्सल ग्रस्त एरिया गोंदिया जिले में, यानी उस टाइम तो भंडारा ही जिला था, गोंदिया बाद में हुआ। एक चीजगढ़ करके पुलिस स्टेशन है, वहां पे मेरी पोस्टिंग हुई। करीब करीब 2 साल मैं वहां पे रहा। बहुत सारे वाकया है वहां पे, उसमें से एक वाकया मैं बताना चाहता हूँ, एक इंसिडेंस। तो वहां पे जब भी इलेक्शन का टाइम आता था या तेंदुपत्ता सीजन कलेक्शन करने का टाइम आता था तो नक्सल लोगों का मूवमेंट बहुत बढ़ जाता था। तो एक वक्त हमको ऐसे ही लोकेशन मिला, हमारे जो ये रहता पुलिस खबरी रहता उसने लोकेशन दिया, और लोकेशन देने के बाद में आनंद फानंद हम निकल गए। मेरा जो 10-15 लोगों का स्टाफ रहता था उसको लेके निकल गए। तो जंगल में हमको बहुत ढूंढा लेकिन नक्सल तो मिला नहीं, लेकिन अंदर बहुत चले गए, उसके वजह से रास्ता भूल गए। बहुत सारे रास्ते हमको दिखे, कौन से रास्ते से जाना ये समझ में नहीं आ रहा था। बहुत घूमे, इतना घूमे, करीब करीब 25-30 किलोमीटर हम घूमते रहे जंगल। हमारे पास का पानी खत्म हुआ, खाना हम साथ में लाए नहीं थे। 25-30 किलोमीटर बोले तो कम से कम 10-12 घंटे हम घूमते रहे, और थक हार के हम यानी बैठ गए एक जगह पे। तो वहां पे जो मवेशी रहते ना जंगल में, राजस्थान से खास करके आते हैं, इलीगल है लेकिन वो आते हैं, तो वो मवेशी हमको मिले, उन्होंने हमको खाना खिलाया और फिर उन्होंने मार्गदर्शन करके हमको रास्ता बताया। तो हम सुखरूप रात के 12 बजे वापस आए हमारे कैंप में। तो ये तो मैं जिंदगी में भर नहीं भूल सकता। ये कोई ऐसा केस या स्टोरी जो सस्पेंस से भी ज्यादा रोमांचक? पुलिस खाते में काम करते वक्त मुझे फील्ड में तो रहा, मैं बहुत से पुलिस स्टेशन में थानेदार रहा ये, लेकिन पुलिस से संबंधित अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करने का भी सौभाग्य मुझे मिला। उसमें से एक सीआईडी है। तो आपको पता होगा कि सीआईडी की तरफ ऐसे ही केसेस आते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड है। एक तो शासन ने यानी हम जैसा पुलिस की तरफ जो ऑफेंस रजिस्टर्ड हुआ तो इन्वेस्टिगेशन उनको करना ही पड़ता है, हमारा वैसा नहीं रहता, यानी सीआईडी का वैसा नहीं रहता। सीआईडी की तरफ एक तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने के बाद में केसेस आते हैं या शासन का आदेश, तो कॉम्प्लिकेटेड केसेस ही हमको आते थे। वो एक ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैंडल करने का या इन्वेस्टिगेट करने का मौका हमको मिला, और उसमें से ऐसे तो कॉम्प्लिकेटेड सब केसेस होने से सभी, लेकिन उसमें से एक केस मैं नाम नहीं बताऊंगा यहाँ पे। एक आपको लेके उस टाइम के बहुत नामचीन चाइल्ड स्पेशलिस्ट का एक केस आया था। एक लड़के ने, यूथ लड़का था, पहला ही उसको इश्यू हुआ, लड़का हुआ, और उसका ऐसा एलिगेशन था कि ये लड़का डॉक्टर के निग्लिजेंस से मर गया और इसने चोरी का ये रचा सब, ये तुम्हारा लड़का चोरी हो गया। हालांकि वो इसके निग्लिजेंस से उसकी डेथ हुई और उसने उसका रफा दफा उसको कर दी और मामला बनाया चोरी का, तो ऐसा उसका एलिगेशन था। तो बहुत चला, पहले लोकल पुलिस ने तपास किया, फिर क्राइम ब्रांच ने तपास किया, उसके बाद में सीआईडी की तरफ आया। तो बहुत एलिगेशन था, बहुत उसका एग्रेशन था। तो वो हैंडल करते वक्त बहुत, यानी मेरे पूरे अनुभव का
कस लगा यानी ये आया कि ये केस हैंडल करते वक्त। और वैसा दूसरा, जब कोई पुलिस की कस्टडी में डेथ होती है ना, तो ऑटोमेटिक वो केस उसमें फिर शासन और हाईकोर्ट के आदेश की जरूरत नहीं रहती है, ऑटोमेटिक वो सीआईडी की तरफ इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है। तो ऐसे जब जब भी कस्टडी डेथ होती है, पूरा आपको पता है कि पूरे रिलेटिव का एग्रेशन, बाकी का माहौल। एक मेरे को याद है, बुल्ढानी जिले का एक पुलिस स्टेशन है, नाम नहीं बताऊंगा, तो वहां पे एक डेथ हुई और वो बहुत नामचीन था। तो लोगों में इतना एग्रेशन था कि खतरा हुआ, बहुत टाइट माहौल हो गया, और उसमें हमको फिर वो इन्वेस्टिगेट करना पड़ा। वो एक मेरे को यानी उसमें भी मेरे अनुभव का मुझे दाव पे लगाना पड़ा, और अच्छी तरह से लोगों को शांत करके कि हम बहुत फेयर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ऐसा वैसा बहुत यानी सीआईडी के बहुत अनुभव मिले। अकोला एलसीबी में क्या चैलेंजेस रहेगा? मैं 2005 में अकोला एलसीबी में, यानी उस टाइम में पीएसआई था, अकोला एलसीबी में मैं डेपुट था। बहुत सारे केसेस हैंडल किए, लेकिन एक केस मैं आपको बताता कि आपको शायद याद होगा, ये 2005 की बात है। दो बैंकों में, नाम नहीं बताऊंगा, कुछ बातें है कि वो ये नहीं कर सकते हैं, कॉन्फिडेंशियल नहीं, लेकिन सब बहुत बड़ा मीडिया ट्रायल भी हुआ उसमें। तो दो बैंकों में दिन दहाड़े रॉबरी हुई थी, देशी कट्टा लगा के, वो जो स्टाफ रहता था उनको देशी कट्टा लगा के लूट हुई थी बैंकों की। और मीडिया ने उसको इतना उठाया था, लोगों में भी इतना रोष था कि ये क्या यानी लॉ एंड ऑर्डर होगा कि दिन दहाड़े बैंक में घुस के रॉबरी हो रही। तो वो क्राइम ब्रांच की तरफ वो केस आया, और वरिष्ठों का भी बहुत प्रेशर था उसमें, क्योंकि पब्लिक का प्रेशर था। तो हमें याद है कि उस 2005 की दिवाली हमने मनाई नहीं, पूरी दिवाली हमारी दिन रात ये केस में हम लगे थे। और ये सक्सेस मुझे मिला, मुझे मेरे स्टाफ के सहयोग से, कि उसमें का जो मेन आरोपी है, यानी जैसा बोलते ना, तीन का जोड़ के हम गंतव्य स्थान पे पहुंचे। यानी धीरे धीरे हमको करीब 7 दिन लगे, लेकिन हम पहुंच गए उस पे। और पहुंचने के बाद में एक हमको खबरी मिला कि वो यहाँ पे आने वाला है। यानी पहले तो आइडेंटिफाई करने के बाद में उसका पता लगाया हमने, पते भी गए, वहां पे वो नहीं था। मेरा एक खबरी ने मैंने खबरी वहां पे लगाया कि ये जैसा आता है मुझे पता। हम वापस आ रहे थे तो खबरी का फोन आया कि सर वो आ गया। फिर हमने वैसी गाड़ी पलटा के, मेरे साथ 4 आदमी थे, मैं था खुद, और एक्सीडेंटली वो लाइन लाइट लगा था गाड़ी, व्हाइट गाड़ी रहती थी एलसीबी की, लेकिन लाइट लगाना हम यानी उस टाइम गलती से वो लाल लाइट वैसे रह गया, तो आनंद फानंद निकल गए। वापस आ रहे थे तो फोन आया, तो वो निकालने का समय नहीं मिला, क्योंकि वो जा रहा था, अकोला छोड़ के जा रहा था, ऑटो में था। तो पीके के पास में हमने उसको देखा, और वो जो मोटरसाइकिल से उसका पार्टनर यानी पीछा कर रहा था, मेरा खबरी, वो भी डर गया था, क्योंकि वो बार बार पीछे मुड़ के देख रहा था। तो वो बोला सर मैं अभी निकलता हूँ, ये गाड़ी है, ये ऑटो क्रमांक है। जैसा हमने टर्न मारा तो उसने देख लिया, बहुत शार्प था, ये लाल दिवे की गाड़ी है तो पुलिस की गाड़ी है। वैसा उसने चलते ऑटो से जंप मारा, बहुत धड़, यानी स्ट्रांग आदमी था वो, 6 फुट लंबा और बहुत शरीर से ऐसा। उसने चलते ऑटो से जंप मारा, मैंने और हमारे स्टाफ ने भी गाड़ी को रुकने के पहले जंप मारा, और उसके आंख पे जा गिरे, और फिल्मी स्टाइल उसको पकड़ा, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल यानी। और उसको पकड़ने के बाद में बहुत बड़े हमको रिवॉर्ड मिला, मीडिया ट्रायल हुआ, बहुत अच्छी स्टोरी बनी। लेकिन ओरिजिनल ऑफेंडर को यानी आरोपी को फिल्मी स्टाइल पकड़ने का मजा ही कुछ और रहता। तो वो मजा हमने यानी वो सेटिस्फेक्शन हमने वो ये हादसे से। आपने वीवीआईपी यूनिट में भी काम किया है, सबसे टफ मोमेंट क्या था? क्या कभी किसी वीवीआईपी की डिमांड झेलनी पड़ी? नहीं, डिमांड वो तो नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन जब भी Z+ सिक्योरिटी यानी Z स्पेशल सिक्योरिटी जब भी यानी उस टाइम भारत के देश के प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी और यानी बाकी जो भी लोग हैं, सोनिया जी रहते थे, तो ये लोगों को Z स्पेशल सिक्योरिटी रहती थी, उनके साथ उनके स्पेशल एसपीजी कमांडोज और एसपीजी कवरेज उनको रहता था।
तो इस टाइम एसपीओ में उनकी सिक्योरिटी का काम करना ही बहुत चैलेंजिंग रहता था। तो ऐसे बहुत टाइम हमने ये सिक्योरिटी उनकी किया, उसमें बहुत टेंशन रहता था कि कोई भी आदमी उनके नजदीक भी नहीं जाना चाहिए। जो भी जवाबदारी हमको देते थे वो, तो उसमें बहुत यानी आंखों में तेल डाल के जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं हिंदी, तो वैसा हमको ड्यूटी करना पड़ा। तो ऐसे बहुत बार हुआ कि कभी कभी 12-12, 15-15 घंटे हमको टिकट किया गया। तो उस टाइम तो बहुत चैलेंजिंग ये था उनकी सिक्योरिटी का थ्रेट। कुछ कुछ लोगों को बहुत ज्यादा थ्रेट रहता था। अब थ्रेट की इंफॉर्मेशन आने के बाद में और हम चैलेंज से और अलर्टनेस से काम करना पड़ता था। तो ये भी एक बहुत अलग एक्सपीरियंस रहा है। फिर दर्शकों और महाराष्ट्र पुलिस परिवार के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं पहले भी ये बताया कि ये एक बहुत रफ एंड टफ तो सर्विस है, लेकिन वर्दी की ताकत, वर्दी का अधिकार, मैं ये बोलता हूं कि एक चौक में एक हमारा कांस्टेबल खड़ा है, ट्रैफिक कांस्टेबल खड़ा है, और हजारों व्हीकल्स आना जाना कर रहे हैं, हजारों लोग वो रास्ते से आना जाना कर रहे हैं, लेकिन एक ट्रैफिक कर्मचारी की एक सीटी से या इशारे से सब रुक जाते हैं। इतनी ताकत ये वर्दी में है, इतनी ताकत वर्दी में रहने के बाद में जितनी जवाबदारी भी उस पर है कि वो ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वो ताकत का जो इस्तेमाल है वो लोगों के अच्छाई के लिए होना चाहिए, उनके जीवन में बदलाव होने के लिए होना चाहिए, उनके दुख दूर करने के लिए होना चाहिए। तो मैं तो बोलता हूँ कि ये गॉड गिफ्ट करके आपने लेना चाहिए। ये वर्दी मुझे मिली, बहुत कम लोगों को वर्दी मिलती है। बहुत ट्रेनिंग बोलो या बाकी बातें से, यानी जैसा सोना है ना, उसमें भट्टी में डाल के जैसा ये करते हैं और चमकता है, वैसा आपका जीवन, पुलिस जीवन और चमकना चाहिए दिन ब दिन। जितने भी चैलेंजेस आए उसको पार करके आपने और चमकते रहना चाहिए, और एक लोगों की सेवा के लिए ये पुलिस की वर्दी आपने यूज करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। फाइनली स्पॉट ऑन अनफिल्टर्ड के बारे में क्या कहना? तो ये बहुत अच्छा आपका ये है कि अकोला जिला और बाहर के लोगों को आप बुलाते हैं, और उनका एक्सपीरियंस, उनका जीवन लोगों से शेयर करते हैं, तो उससे प्रेरणा मिलेंगी लोगों की। यानी मैं भी ऐसा बनूं, या उसके अनुभव से, उसके एक्सपीरियंस से कुछ लोगों के जीवन में भी सीख भी वो लेंगे, उनके जीवन में बदलाव भी वो ला सकते हैं। तो बहुत अच्छा उपक्रम आपने शुरू किया, उसके लिए हम बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सर। दोस्तों, ये थे महाराष्ट्र पुलिस के अधिकारी जिन्होंने वेरियस टाइप्स के जो डिपार्टमेंट है वहाँ शानदार तरीके से अपने सेवाएं लिए, और जनता में तो एक सर्कल है कि रॉबिन हुड इमेज बना हुआ। तो सर ने आज बहुत डीपली सभी सिस्टम से बात की। किसी तरह के लीडर्स को, ऑफिसर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को सुनने के लिए, देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब